मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आदत थोड़ा छूट गई क्योंकि कुछ दिन मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। तो चलिए आज से फिर सोच रही हूँ रेगुलर आप लोग को वीडियो दिया करूँगी। तो मैं गृह विज्ञान क्लास 9 की बता रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें फिनिश कर दी है। थोड़ा ही बचा हुआ, अब 10th स्टार्ट करूँगी जल्दी ही। पूरा ये फिनिश कर दी, पूरा ये कर दी, पूरा ये फिनिश कर दी, ये और ये बचा है। आज मैं स्टार्ट करूँगी वस्त्र और सूत विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर देख लीजिए, यूनिट 3 है इसका। तो देख लीजिए, कपड़ा जिसे तंतु एवं प्रकार, कपड़े के तंतु और प्रकार, क्लॉथ्स, फाइबर एंड काइंड्स, मतलब उसकी प्रकार। प्रस्तावना है, वायु, जल व भोजन के पश्चात वस्त्र ही मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है। पहनने के अतिरिक्त कपड़ा मनुष्य की विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं में प्रयोग किया जाता है। कपड़े से मनुष्य की मौसम व बाह्य वातावरण से सुरक्षा होती है, सौंदर्य वृद्धि होती है तथा ताप का नियमन होता है। ताप का नियमन भी करता है, मतलब जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, उसको नियमित बनाया रहता है, संतुलन रखता है कौन, वस्त्र। अतः सब इसीलिए लोग कहते हैं ना, मोटे कपड़े पहन लो, ठंड ज्यादा है मोटे कपड़े डाल लो, गर्मी है सूती कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस किया रहे प्रकृति के अकॉर्डिंग। अतः सभ्यता की दृष्टि से भी कपड़ा अमीर गरीब सभी के लिए नितांत आवश्यक है। अतः अत्यंत प्राचीन काल में जब व्यक्ति जंगलों में रहकर असभ्य जीवन व्यतीत करता था, तब भी वह पत्तों एवं जानवरों की खाल को अपना तन ढकने के लिए प्रयोग में लाता था। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ कपड़ों का भी निर्माण हुआ। आरंभ में उसने केवल प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर ही कपड़ा बनाने का कार्य आरंभ किया, जैसे सूती, रेशमी व ऊनी कपड़े। परंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कपड़ा बनाने की विभिन्न रासायनिक विधियों की खोज हुई। रासायनिक विधियों की खोज कब हुई? तो 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब जो लास्ट, स्टार्टिंग का नहीं, लास्ट वाला जो टाइम था, उस टाइम में क्या हुआ था, रासायनिक विधियों की खोज हुई थी। तथा कब? उत्तरार्ध में। जैसे सूती, रेशमी, ऊनी कपड़े। उत्तरार्ध में कपड़ा बनाने की विभिन्न रासायनिक विधियों की खोज की गई तथा विभिन्न कपड़ा बनाने के लिए विभिन्न तंतुओं का निर्माण किया जाने लगा। तंतु से आशय क्या है? तंतु का अर्थ क्या है? तंतु वह न्यूनतम इकाई है, मतलब छोटी से छोटी इकाई है, जो वस्त्रों के निर्माण के लिए आधार रूप में प्रयोग में, मतलब जो बेस, जैसे आप घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए मतलब पहले आधार क्या होता है, आप उसकी नींव डालते हैं। अगर आप जमीन के अंदर खुदाई करके पहले नींव न डालें, अगर ऊपर घर तैयार कर देंगे तो क्या आपका वो घर चलेगा? बिल्कुल नहीं। हल्की सी हवा लगी, हल्का सा कुछ हुआ, कोई प्रेशर पड़ा, क्या होता है, घर हिल जाएगा। घर को ढहने की मतलब पूरी की पूरे चांस रहेंगे। घर की मतलब कोई उसका कोई आधार ही नहीं है, बस वो ऊपर परत पे घर बना हुआ है, नीचे उसका कोई मतलब ही नहीं। घर इधर से उधर खिसक जाएगा, गिर जाएगा, दीवारें हल्के, इसीलिए पहले आधार बनाया था, मतलब उसकी नींव डाली जाती। तो जो तंतु होता है वो किसका काम करता है? आधार का काम करता है। तंतु से ही धागे का निर्माण होता है और इसे फाइबर भी कहते हैं, ठीक है, रेशा भी कहते हैं। यह वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तंतु से क्या होता है? धागे का निर्माण होता है। तंतु से धागा। तंतु कई आकारों में पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं जिसे क्या कहते हैं? स्टेपल कहते हैं। कुछ बड़े होते हैं जिसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। कुछ तंतु ऐंठन लिए होते हैं, ठीक है, तथा कुछ क्या होते हैं? सीधे होते हैं, कोमल होते हैं। इनकी मोटाई भी पृथक पृथक होती है। तंतु मोटाई डायमीटर से नापते हैं, व्यास जिसे कहते हैं। तंतुओं की लंबाई आकार के अनुसार आधा इंच से लेकर 30 इंच तक की होती है। तंतुओं की लंबाई कितनी होती है आकार के आधार पर? तो लंबाई आकार के आधार पर आधे इंच से लेकर 30 इंच तक की होती है। तंतुओं से ही सूत का निर्माण किया जाता है। लंबाई के आधार पर तंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक लघु आकार का जिसे क्या बोलते हैं? स्टेपल बोलते हैं। एक दीर्घाकार जिसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। इन तंतुओं की लंबाई जो होती है 1.25 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक होती है। जो लघु आकार के जो स्टेपल होते हैं, स्टेपल फाइबर होते हैं, उनकी जो लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर से लेकर के 45 सेंटीमीटर तक होती है। ये प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तंतु होते हैं। सभी प्राकृतिक रेशे लघु आकार के होते हैं, बस रेशम को छोड़कर। दीर्घाकार तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं, इस श्रेणी में वे तंतु आते हैं जिनकी लंबाई 45 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। प्राकृतिक रेशों से रेशम तथा मानव निर्मित रेशे दीर्घाकार तंतु होते हैं। जो मानव निर्मित मतलब आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो लंबे ही होते, क्योंकि आप उसको स्टेपल बनाइए, आप उसको फिलामेंट बनाइए, वो किस पे डिपेंड करता है? वो स्पिनिरेट के छिद्रों, आपकी कताई पे डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है, आपकी मतलब आपने जिस रेशे को, जिस टाइप का कपड़ा बनाने की सोच रखी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप धागा किस प्रकार का बनाएंगे।
कपड़े के तंतु कपड़ा बनाने वाले पदार्थों की वह इकाई है। कपड़े के तंतु कपड़ा बनाने वाले पदार्थ की वह इकाई है जिससे कपड़ा बुनने के लिए धागे बनाए जाते हैं। कपड़ा बुनने के लिए क्या होता है, धागे बनाए जाते हैं। यही जो होता है तंतु होता है और ये इकाई है। ठीक है, तंतु के प्रकार देख लीजिए। प्राकृतिक तंतु, कृत्रिम तंतु। मैं टेक्सटाइल में ये चीज आप लोग को बता चुकी हूँ। प्राकृतिक तंतु के अंदर 3, वनस्पतिक तंतु, खनिज तंतु और प्राणिज तंतु। वनस्पतिक तंतु के अंतर्गत क्या आता है, कापोक आता है और कपास। वनस्पतिक तंतु के अंदर भी 2, एक बीज वाले रेशे, एक तना वाले रेशे। बीज वाले में कपास और कापोक है और जो तना वाले हैं उसमें लिनन, हैम्प, जूट और रेमी, अबाक, मतलब बहुत सारे थे ना, ये सब चीजें थे। सीशल वगैरह शायद जो है पत्ते वाले रेशे, पीना और सीसल। ठीक है, तो खनिज वाले क्या थे, धात्विक और अधात्विक बांटा गया। धात्विक में सोना चांदी है, अधात्विक में क्या है, एस्बेस्टस है। खनिज में भी। प्राणिज में क्या है, रेशम है और क्या है, ऊन है। ठीक है, कृत्रिम तंतु में क्या है, रासायनिक विधि के द्वारा तैयार करना और यांत्रिक विधि के मतलब यंत्रों का प्रयोग करके। तो रासायनिक विधि के द्वारा डेक्रान, नायलॉन, एक्रिलीन और आरलान। यांत्रिक विधि के द्वारा निर्मित क्या है, रेयान है। कपड़े के तंतुओं को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्राकृतिक तंतु, दूसरा क्या है, मानव निर्मित या कृत्रिम तंतु। वस्त्र निर्माण के चरण। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। पहले क्या, तंतु, तंतु से धागा, धागा से वस्त्र, वस्त्र पे सज्जा जिसे परिसज्जा कहते हैं। आपको पता ही है। तंतु होता है जिसे क्या कहते हैं, फाइबर। फाइबर से क्या बनता है, यार्न। यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक। उस पे क्या की जाती है, बहुत सारी फिनिशेस की जाती हैं। फिर वो क्या बनता है, वस्त्र। पहनने योग्य वस्त्र क्या होता है, उसका निर्माण होता है। पहला देखिए, तंतु वस्त्र निर्माण की प्रथम इकाई है। तंतु से ही धागा बनता है। इसका व्यास काफी कम होता है। इनके आकार को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जाना जा सकता है। अगला आता है सूत या धागा। तंतुओं को आपस में बुनकर सूत बनाया जाता है। तंतु आकार में लंबे होते हैं तथा वास्तविक रूप से वस्त्र निर्माण की इकाई माने जाते हैं। ठीक है, अगला आता है वस्त्र। वस्त्रों को बनाने के लिए धागे की खड्डियों पर चढ़ाकर और रंग कर विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र सज्जा। वस्त्रों को सुंदर बनाने तथा बुनने के दौरान या बाद में छपाई के द्वारा कई सुंदर प्राकृतिक ज्यामिति तथा अन्य प्रकार की डिजाइन डाली जाती है जो वस्त्रों की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। धागे के प्रकार। धागे कितने प्रकार के होते हैं, तो धागे 3 प्रकार के होते हैं। एक रेशीय धागा, बहुरेशीय धागा, मिश्रित धागा। एक रेशीय धागा जिसे मोनोफिलामेंट कहते हैं। तो एक रेशीय धागा केवल एक ही मुलायम और मजबूत तंतु से बना होता है। इस प्रकार के धागे से बने वस्त्र पर्याप्त रूप से मजबूत, सुंदर एवं चमकीले होते हैं। केवल रेशम का धागा ही एक रेशीय होता है। बहुरेशीय धागा बहुत से दीर्घ आकार का लघु आकार के तंतुओं के साथ मिलाकर बांटे गए धागे को बहुरेशीय धागा कहते हैं। तंतुओं के आकार व संख्या के आधार पर उनमें दी जाने वाली ऐंठन में भी क्या होती है, भिन्नता होती है। मिश्रित धागा। विभिन्न प्रकार के तंतुओं से बने इस धागों को क्या कहते हैं, मिश्रित धागा कहते हैं। वस्त्र तंतुओं के गुण, मतलब कहने का मतलब जिस वस्त्र तंतुओं का मतलब होता है जिनसे वस्त्र बनाते हैं उन तंतुओं के गुण की बात की गई है। इनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो संतोषजनक लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि लंबे धागे में क्या होता है, गांठें नहीं पड़ती, रेशे कमजोर नहीं होते, जल्दी गंदे नहीं होते। उसमें क्या होता है, वो जैसे गंदगी को जल्दी क्या करते हैं अपने में गुठलियों में चिपक जाते हैं, तो वो चीज क्या होती है, झड़ जाती है। वस्त्र बनाने के लिए लंबे तंतु अधिक उत्तम रहते हैं। वस्त्र बनाने में यदि तंतु उच्च कोटि के एवं कम लंबाई के होते हैं तो वस्त्र निर्माण के लिए गांठों का उपयोग करना पड़ता है। मतलब आप धागे को क्या करेंगे, गांठ लगाएंगे ना, मतलब या तो उसमें पिरोएंगे या तो गांठ लगाएंगे। फिर उससे क्या होगा, वो चीजें वहीं से कमजोर हो जाता धागा और वो चीजें उभर जाती हैं कुछ टाइम के बाद। पर्याप्त दृढ़ता। वस्त्र बनाने में वे ही तंतु उपयोगी होते हैं जो पर्याप्त रूप से मजबूत होते हैं।
इन तंतुओं से बने वस्त्र मजबूत, टिकाऊ तथा दबाव सहने की क्षमता रखते हैं। कोमलता, वर्तमान समय में कोमल तंतुओं से बने वस्त्र ही लोग पसंद करते हैं। इन वस्त्रों का निर्माण केवल कोमल तंतुओं से ही संभव होता है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, ठीक है। तंतुओं में प्रत्यास्था का गुण होना आवश्यक है, मतलब खींचने के बाद अगर वो अपनी पूरी लंबाई को पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है। प्रत्यास्था होने पर रेशा खींचने के बाद पुनः पूर्व स्थिति में आ जाता है। क्या होता है, पूर्व स्थिति में आता है, कहने का मतलब अपनी पूर्व लंबाई को जब प्राप्त करता है तो उसे ही प्रत्यास्था कहते हैं। दबाव पड़ने पर धागे टूटते नहीं है। परस्पर सटने की क्षमता जिसे कॉविसनेस कहते हैं। वस्त्र बनाने में वही तंतु उपयोगी होते हैं जो परस्पर मिलकर आकर्षक धागों का निर्माण करते हैं। ये क्वालिटी कॉटन में होती है। कॉटन में क्या होता है, प्रत्यास्था नहीं है, प्रतिस्कंदता नहीं है, ठीक है, लंबा धागा नहीं है, मतलब फिलामेंट नहीं, स्टेपल, लेकिन उसमें क्या है, कोविसनेस का गुण है, सटने की क्षमता का गुण है, जिससे क्या होता है, उसकी रेशे अविरल लंबाई के बनते हैं, उससे बने हुए कपड़े भी अच्छे होते हैं। लचीलापन, तंतुओं में लचीलापन का गुण होना मतलब प्रतिस्कंदता का गुण होना भी आवश्यक है। तंतुओं में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लचीलापन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तंतुओं में लचीलापन होने से पर्याप्त प्रत्यास्था का गुण भी होता है। ये दोनों गुण एक दूसरे पर निर्भर करते। तन्मयता मतलब धागों का गुण धागों में होना आवश्यक, तन्मयता का गुण धागों में होना आवश्यक है। यह वह गुण है जो तंतुओं को तानों बानों में बांधते समय अपनी यथास्थिति में बनाए रखता है, मतलब तन्यता, इसे तन्यता कहते हैं। जो तानने पे मतलब जब उसको करघे पे सेट किया जाता है तो झटकों को जो सहने की क्षमता होती है ना, उसे ही तन्यता कहते हैं। इसमें तन्मयता लिख दिया है। जब ताने बाने में कपड़ा सेट किया था तो उसको जो झटके सहने की क्षमता होती है इसी गुण के कारण आती है। चमकीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्शन जो होता है, जो उसमें लश्यर आता है, लश्यर का गुण होता है। मजबूत, कोमल, स्वस्थ तंतुओं में एक चमक होती है जो वस्त्रों की सुंदरता को बढ़ा देती है। अनुकूल प्रतिक्रिया, जिन तंतुओं में गंदी तथा दाग धब्बों को दूर करने का गुण होता है उन्हें साबुन तथा अनुकूल रासायनिक तत्वों के संपर्क में लाया जाता है। वस्त्रों के इस गुण को अनुकूल प्रतिक्रिया का गुण कहते हैं। जैसे अम्ल और क्षार को, जो होता है ना, कौन सा रेशा अम्ल से प्रभावित होता है, कौन सा रेशा क्षार से प्रभावित होता है, उसकी बात कर रहे हैं। अवशोषकता, वस्त्र बनाने के लिए वे तंतु अधिक अच्छे माने जाते हैं जिनमें नमी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। इससे क्या होता है, इससे जो आपको गर्मी लगती है ना, वो वाली क्वालिटी को ये सहने की क्षमता। जिन रेशों में नमी और अवशोषकता की क्षमता नहीं होती वो क्या करते हैं, वो जल्दी सूखते भी नहीं है। जब इनको धूप में डालो तो ये जल्दी सूखते नहीं हैं, जल्दी मतलब इनमें ये चीजें नहीं होती है, ये हर मौसम में पहनने के उपयुक्त नहीं होते। तो ये सब गुणों का होना जरूरी होता है। इन्हीं सब गुणों के कारण क्या होता है, इन्हीं सब गुणों के कारण, ये सब गुण जिन रेशों में पाए जाते हैं उन रेशों को क्या किया जाता है, अच्छी क्वालिटी के रेशे के अंतर्गत रखा जाता है। कपड़े के तंतुओं का वर्गीकरण, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त, पेड़ पौधों से प्राप्त तंतु। ये तंतु पेड़ पौधे के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं। इस प्रकार के तंतु कपास से प्राप्त होते हैं। कुछ पेड़ों के तनों की छाल, जैसे लीनन की बात कर रहा है, तंतु निकाले जाते हैं। वे ऐसे पौधे फ्लैक्स या जूट है। यह जूट जितना अधिक महत्वपूर्ण है कि विदेशों में इसकी बहुत अधिक मांग है। बांग्लादेश में क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जूट होता है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इस जूट से विदेशी मुद्रा में भी प्राप्त की जाती है। पेड़ के पत्तों से भी कुछ तंतु प्राप्त किए जाते हैं। क्या होता है, पीना होता है और सीसल होता है, ठीक है। परंतु वे उतने अच्छे नहीं होते क्योंकि अन्य तंतुओं की अपेक्षा कड़े और कठोर होते हैं, जबकि वे तंतु जो रोए से तथा छाल से प्राप्त किए जाते हैं कोमल होते हैं। कहने का मतलब रोए की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि रेशों की बात कर रहा है, छाल की बात कर रहा है मतलब ये लिनन की बात कर रहा है। नारियल की जटाओं से सुंदर सुंदर चटाइयाँ बनाई जाती हैं। खनिज पदार्थों से प्राप्त तंतु, जरीदार व कम खाप, किमखाप का मतलब कम खाप आदि वस्त्रों में सोने चांदी के बारीक तार खींचकर उन तारों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ये प्राकृतिक पदार्थ हैं परंतु मजबूत बनाने के लिए उनको सूती धागों में लपेटकर कपड़ा बुना जाता है। जानवरों से प्राप्त तंतु, रेशम तथा ऊन जानवरों से प्राप्त तंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ये तंतु प्रोटीन निर्मित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है और सल्फर पाया जाता है। इन प्रोटीन निर्मित तंतुओं का प्रयोग पहनने के वस्त्रों तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
इसमें एक आता है रेशम, यह कीड़े से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़े से उत्पन्न एक लसदार पदार्थ, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, इसका एक सर्कल मतलब एक इसकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है। कोकून जो इसका मलबरी मतलब जो होते हैं वो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। ठीक है। और बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो होता है कीड़ा होता है जो रेशम का बनाने का मतलब रेशम को तैयार करने के प्रोसेस में उसी का उपयोग होता है, वही इस रेशे को तैयार करता है। यह लंबे रेशे का रूप धारण कर लेता है और वायु में सूख जाता है। रेशम और कीड़ा इस रेशे को कोकून के रूप में अपने चारों ओर लपेट लेता है। रेशम के कीड़े से प्यूपा अवस्था में ही मारकर रेशम प्राप्त करते हैं। यदि थोड़ी देर हो जाए तो कीड़ा कोकून से बाहर निकलकर रेशम को तोड़ देता है। ठीक है। उसी से कता हुआ रेशम तैयार किया। स्वनिर्मित रेशा जो होता है ना, एक स्वनिर्मित रेशा होता है और एक क्या होता है कता हुआ रेशा होता है। तो वही उसमें अंदर जो कट जाते हैं तो उनको मतलब उनकी कताई कर दी जाती है और छोटे स्टेपल धागे को बनाने का काम किया जाता है। जापान, चीन तथा अमेरिका में भी रेशम के प्रति सावधानी बरती जाती है। इससे बढ़िया तथा मजबूत रेशम उत्पन्न होता है। जंगली कीड़ों पर वातावरण तथा भोजन संबंधी नियंत्रण नहीं होता, अतः रेशम घटिया होता है। जंगली जो वाइल्ड होता है, स्वनिर्मित जो होते हैं। ठीक है। ऊन, यह भेड़ के बालों से एकत्र की जाती है, परंतु भेड़ के अतिरिक्त कभी कभी ऊन बकरी, ऊंट, खरगोश आदि की खाल के बालों से भी तैयार की जाती है। श्रेष्ठ गुणों वाली ऊन जीवित भेड़ों से प्राप्त की जाती है। किससे? फ्लीज जो होता है ना, जीवित भेड़ के शरीर से जो ऊन निकाले जाते हैं फ्लीज बोलते हैं। भारत की मैरिनो, और उसमें कौन सा आता है? मैरिनो, होगेट ऊन, मैरिनो ऊन, आप बहुत सारे ऊन की आपको मैं बताई थी ना, जिसमें टैगलाक ऊन जो घटिया किस्म का था और मैरिनो जाति का अच्छा था। होगेट दोबारा जो एक बार उपयोग के बाद जो दोबारा 9 माह के बाद जो उपयोग में लाया जाता है। ऐसे करके मैंने बहुत सारे टाइप बताए थे। भारत की मैरिनो जाति की भेड़ और तुर्किस्तान की अंगोरा बकरी के ऊन बहुत बढ़िया होते हैं। भारत के मैरिनो जाति के ऊन और तुर्किस्तान के अंगोरा बकरी के ऊन क्या होते हैं? बढ़िया होते हैं। बढ़िया ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को भी विशेष रीति से पाला जाता है। भेड़ के मेमनों से प्राप्त ऊन सर्वोत्तम होते हैं। मेमने का ऊन जो क्या होता है? प्रथम बार 6 से 8 महीने पे जो ऊन निकाला जाता है उसे मेमने का ऊन कहते हैं। वो क्या होता है? बिल्कुल कमजोर तो होते हैं बहुत, उसमें बस होगेट ऊन और उसमें बस यही अंतर होता है कि ये में चमक बहुत होती है। ये रेसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? इन दोनों में ये जो होगेट होता है ये मजबूत होता है, इसलिए ताना के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो मेमने का ऊन होता है ये क्या होता है? कमजोर होता है। बस बढ़िया ऊन से बढ़िया ऊन से पहनने के वस्त्र बनाए जाते हैं। मध्यम श्रेणी की ऊन से स्वेटर आदि बनाए जाते हैं और घटिया ऊन से कालीन और कंबल बनाए जाते हैं। अगला आता है मानव निर्मित तंतु। ये कहने का मतलब ये चैप्टर आपकी जो टेक्सटाइल आपकी बुक है उसका पूरा निचोड़ है। मानव निर्मित तंतु, कृत्रिम तंतु के साधन। आजकल विज्ञान की मानव निर्मित का मतलब आर्टिफिशियल धागा, कृत्रिम जिसको मानव तैयार कर रहा है। आप जैसे देखते हैं क्या, नायलॉन, डेक्रान, एक्रिलिन, रेयॉन पहला मानव निर्मित रेशा है। तो ये सब क्या है कि मानव निर्मित तंतु के अंतर्गत आते हैं। आजकल विज्ञान की भिन्न भिन्न खोजों के आधार पर वनस्पति एवं जीव जगत के सेलुलोज व प्रोटीन से कपड़ा बनाने के विभिन्न तंतु बनाए जाने लगे हैं, जिन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम तंतु कहते हैं। इनसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन, आर्लान, एक्रिलिन कपड़े तैयार किए जाते हैं। रेयान को प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार का तंतु कह सकते हैं। पहले सेलुलोज को कुछ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक घोल के रूप में बना लिया जाता है, पुनः उससे तंतु फिर धागे बनाए जाते हैं। खनिज तंतु के साधन। कुछ खनिज पदार्थों से ऐसे तंतु प्राप्त किए जाते हैं जिनसे कपड़े तैयार होते हैं। यह मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, एक एस्बेस्टास, एक सोने चांदी के तारों से बने जरी और किमखाप के कपड़े। एस्बेस्टास, इसे शिला तंतु भी कहते हैं। एस्बेस्टास को क्या कहते हैं? शिला, क्योंकि पत्थर से निकलता है तो शिला का मतलब पत्थर होता है। ये एक विशेष प्रकार की तंतु में चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इन कपड़ों पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन कपड़ों से अग्निशमकों के वस्त्र, जो फायर ब्रिगेड जो होते हैं, जो कहीं आग वगैरह लग जाती है तो जो वो बुझाने के लिए आते हैं, उनके लिए ये वस्त्र बनाए जाते हैं। अग्नि को सुरक्षित रखने वाले खिड़की दरवाजे के पर्दे बनाए जाते हैं। ये 1500 मैंने लिखा हुआ है, 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये पिघलते हैं जाकर। जरीदार एवं किमखाप, सोने चांदी या एल्यूमिनियम के तारों को महीन महीन खींचकर ये तंतु बनाए जाते हैं।
तथा उन तारों पर रेशमी या सूती धागे लपेटकर कपड़े बुने जाते हैं। एल्युमिनियम की अपेक्षा सोने चांदी के तारों से बने कपड़े, जिन्हें जरीदार या किमखाब कहा जाता है, बहुत अधिक कीमती होते हैं। कुछ समय पूर्व राजा महाराजा अथवा अब अधिक धनाढ्य लोग ही यदा कदा इन कपड़ों का प्रयोग करते हैं। ये कपड़े देखने में भड़कीले एवं भारी होते हैं, चटक भी होती, चमक, जैसे आप ब्रोकेट के कपड़े देखते हैं ना, तो अगर गर्मी वगैरह में देख ले तो क्या होता है, देख घबराहट होने लगती, बाप रे, जैसे लगता है गर्मी करे कपड़ा। अच्छा, भड़कीले होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, प्रकृति भड़कीली होती है। वानस्पतिक तंतु, वेजिटेटिव फाइबर। वानस्पतिक तंतुओं में कपास तथा लिनन के तंतु आते हैं, क्योंकि इनका मुख्य साधन पेड़ पौधे ही हैं। ठीक है, आज बस यहीं तक। ठीक है, कल मैं क्या करूंगी, आपको कपास के तंतु के बाद जो बचेगा वो मैं बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।